हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में जीआरसी लेक्चरर सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है समुदाय, ऑप्शन नंबर बी है संघ, ऑप्शन नंबर सी है संस्था और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघ। संघ व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं और स्वीकृत नियमों, तरीकों एवं उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है समाज, ऑप्शन नंबर बी है संघ, ऑप्शन नंबर सी है संस्था और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समुदाय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संघ। कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों द्वारा गठित एक संगठन को संघ अथवा समिति कहते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार नवीन समाजों में विशिष्ट हितों की पूर्ति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं समिति कहलाते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है संस्थाएं नियंत्रण के माध्यम है, ऑप्शन नंबर बी है संस्थाएं तुलनात्मक रूप से अस्थायी होती हैं, ऑप्शन नंबर सी है संस्थाएं मानकीकृत मानदंड हैं और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। गिलिन एवं गिलिन ने संस्था की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है, जैसे कि व्यवस्था की एक इकाई, परिभाषित परंपराएं, अधिक अस्थायित्व, सांस्कृतिक उपकरण, अस्पष्ट प्रतीक और एक या अनेक सुस्पष्ट उद्देश्य। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समाज की प्रमुख संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक स्थिरीकरण, ऑप्शन नंबर सी है राजनीति और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी परिवार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामाजिक स्थिरीकरण। सामाजिक स्थिरीकरण जो है समाज की एक ऐसी श्रेणी है जिसके माध्यम से समाज में उच्चता एवं निम्नता का बंटवारा जो है होता है। स्थिरीकरण की वजह से ही समाज सरल से जटिल की तरफ जो है बढ़ता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सात्वीकरण आवश्यक रूप से एक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राजनीतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है ऐतिहासिक प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक प्रक्रिया है और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामाजिक प्रक्रिया है। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसात्मीकरण कहते हैं। इन प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। सात्मीकरण की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के इतिहास, समितियों, परंपराओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों को इस प्रकार अपना लिया जाता है कि जैसे उन्हीं की ये जो है संस्कृति के अंग हों। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपने संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पर संस्कृत ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी है एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी है आत्मसात्करण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सहयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्मसात्करण। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे जो है आत्मसात्करण कहते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, सात्वीकरण का अर्थ है, ऑप्शन नंबर ए है बलपूर्वक संस्कृत परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना, ऑप्शन नंबर सी है दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक संस्कृत का दूसरी संस्कृत में पूर्णतया समा जाना। ठीक है, सातवीकरण का अर्थ होता है एक संस्कृत का दूसरी संस्कृत में पूर्णतया समा जाना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक जीवन पद्धति का दूसरे में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया पर संस्कृतकरण, ऑप्शन नंबर बी है सात्वीकरण, ऑप्शन नंबर सी है परिवर्तन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सात्वीकरण। एक जीवन पद्धति का दूसरे में उसी के साथ परिवर्तन जो है सात्वीकरण कहलाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर बी है प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। ऑप्शन नंबर सी है प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त कथन में जितने भी आंसर दिए गए हैं ये सभी जो है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विघटन, ऑप्शन नंबर बी है एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक विघटन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संवेदनशीलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संवेदनशीलता। ठीक है, संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला है सहगामी और दूसरा है असहगामी। सहयोग, समायोजन, एकीकरण, सात्वीकरण सहगामी प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन ये जो है असहगामी प्रक्रिया है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है आत्मसातकरण का, ऑप्शन नंबर बी है पृथक्करण का, ऑप्शन नंबर सी है एकीकरण का और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पर संस्कृत ग्रहण का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एकीकरण का। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना एकीकरण का अच्छा उदाहरण है। एकीकरण वास्तव में एक सामंजस्यपूर्ण स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना के निर्णायक भागों में भिन्नता होते हुए भी जो है उसके आपसी संबंधों में संगठन होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? ऑप्शन नंबर ए समनर ने, ऑप्शन नंबर बी डेरेनडार्फ ने, ऑप्शन नंबर सी वेबर ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सिमेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिमेल ने। सिमेल ने सामाजिक संघर्ष को अध्ययन कर जो है उसके प्रकारों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार संघर्ष दो विपरीत स्थितियों के समाधान में सहयोगी होती है। यह एक प्रकार की एकता लाने का तरीका है। यह संघर्षरत दलों के एक ही समाप्ति द्वारा जो है एकता लाता है। संघर्ष विरोधाभासों में स्वयं तनाव को कम करता है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है समायोजन, ऑप्शन नंबर बी है सहयोग, ऑप्शन नंबर सी है व्यवस्थापन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्पर्धा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिस्पर्धा। समायोजन, सहयोग तथा व्यवस्थापन संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। अनेक व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच समिति लक्ष्यों तथा संतुष्टियों को प्राप्त करने के नैतिक अचेतन एवं निरंतर प्रयासों को जो है प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है आधुनिकीकरण, ऑप्शन नंबर बी है सहयोग, ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्पर्धा और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सात्वीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिस्पर्धा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में किस एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है सामूहिक सौदेबाजी, ऑप्शन नंबर बी है युद्ध, ऑप्शन नंबर सी कलह और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मुकदमेबाजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी एक विधि या व्यवस्था है जिसके द्वारा नियोक्ताओं और सामूहिक रूप में संगठित कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच समझौते के द्वारा मजदूरी यानी कि वेतन कम करने की दशाओं तथा रोजगार के अन्य पहलुओं को निश्चित किया जा सकता है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एक अचेतन प्रक्रिया के रूप में, ऑप्शन नंबर बी है एक चेतन प्रक्रिया के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एक चेतन प्रक्रिया के रूप में। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह समिति साधनों पर जो है नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं तब यह स्थिति जो है प्रतिस्पर्धा कहलाती है, किंतु जब इन समिति उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग तथा हिंसा का सहारा लिया जाता है तब प्रतिस्पर्धा की यह स्थिति संघर्ष में परिणित हो जाती है। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया होती है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के लिए वर्ग चेतन की बात की है। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए संघर्ष, ऑप्शन नंबर बी हिंसा, ऑप्शन नंबर सी आक्रमण और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मुकाबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संघर्ष। संघर्ष जो है यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए जो है प्रोवाइड किए गए अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उन सभी के PDF अवेलेबल हैं जिसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी कि यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए GRC लेक्चरर्स के लिए फुल मॉक टेस्ट जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग एग्जाम के बेस पे तैयार किया गया जो GRC लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है उसी के बेस पे एकदम हूबहू क्वेश्चन जो है तैयार किए जा रहे हैं, जिसका मॉक टेस्ट आप लोगों से लिया जा रहा है, यानी कि मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें कई स्टूडेंट है, कई मेंबर हैं जो बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यदि आप जो है मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपको एग्जाम में प्रॉफिट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट को यूट्यूब पे सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट को जो है आप लोग रेगुलर इवनिंग में जो है टेलीग्राम चैनल पे दीजिए। फिर देखिए आपका एग्जाम जो है, एग्जाम में जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी संघर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है संघर्ष। ठीक है, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा क्या कहलाती है? तो व्यक्तिगत जो प्रतिस्पर्धा या संघर्ष कहलाती है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में जो है हिंसा नहीं होती है, इसलिए मैक्स वेबर ने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा को जो है शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है जो दूसरों के द्वारा वंचित हों। इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर है निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक मूल्यों का हनन और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अस्थिरता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निरंतरता। संघर्ष में निरंतरता नहीं पाई जाती है। संघर्ष की विशेषताएं निम्न है, जैसे कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, अस्थिरता, सामाजिक मूल्यों का हनन, सांस्कृतिक का ह्रास। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? ऑप्शन नंबर ए है बोगार्डस ने, ऑप्शन नंबर बी समनर ने, ऑप्शन नंबर सी डेविस ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी गिलिन एवं गिलिन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समनर ने। किसने? समनर ने। एक प्रारंभिक अमेरिकी समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्री विलियम ग्राहम समनर का नाम प्रमुख रूप से जनरीतियों यानी कि फॉकवेज के अध्ययन के साथ जुड़ा है। येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना का श्रेय जो है यह समनर को ही जाता है। ऐसा माना जाता है कि समनर ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका में समाजशास्त्र के अध्यापन की शुरुआत की। उन्होंने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए हिंसा, ऑप्शन नंबर बी आक्रमण, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मुकाबला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघर्ष। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों समिति साधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हैं तब यह स्थिति प्रतिस्पर्धा कहलाती है। किंतु जब इन समित उद्देश्यों एवं हितों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग तथा हिंसा का सहारा लिया जाता है तब प्रतिस्पर्धा की यह स्थिति संघर्ष में परिणित हो जाती है। इस प्रकार संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी है विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है ए तथा बी और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों ए और बी। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अथवा समूह अपने भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण के साथ सामंजस्यपूर्ण तथा स्वस्थ संबंध स्थापित करता है। अर्थात समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं तथा अपनी विभिन्नताओं को दूर किए बिना जो है साथ साथ रहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है चेतन प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सार्वभौमिक प्रक्रिया और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी निरंतर प्रक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निरंतर प्रक्रिया। संघर्ष निरंतर प्रक्रिया नहीं है, यह चेतन व्यक्तिगत अथवा सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एल कोजर ने। कोजर एक प्रकार्यात्मक संघर्षवादी समाजशास्त्री हैं। वे संघर्ष को प्रक्रिया के रूप में अध्ययन पर बल देते हैं और संघर्ष का प्रघटना के रूप में जो है अध्ययन करने पर जो है उसका विरोध करते हैं। अपनी जो है पुस्तक इन्होंने द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में लेविस कोजर ने सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यवादी व्याख्या की है। कोजर ने सामाजिक संघर्ष के वास्तविक एवं अवास्तविक भेद करने के साथ साथ वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ आयामों में भी भेद किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक औद्योगिक संगठन। एक औद्योगिक संगठन में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों होता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बिना किसी औद्योगिक संगठनों का अनुरक्षण होना असंभव होता है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एक जनजातीय समाज, ऑप्शन नंबर बी है एक ग्रामीण समाज, ऑप्शन नंबर सी है प्रवासियों का समाज और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी एक उत्तर औद्योगिक समाज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि एक उत्तर औद्योगिक समाज। एक ऐसा समाज जिसमें भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की अपेक्षा सूचना के उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है सूचना समाज कहलाता है, जिसे अमेरिका में डेनियल बेल तथा फ्रांस में अलेन तुरेन ने जो है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी कि उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में प्रस्तुत किया है। उत्तर औद्योगिक समाज में भौतिक वस्तुओं के उत्पादन संबंधी नौकरियों और काम धंधों में जो है कमी होती जा रही है और इनका स्थान सेवा व्यवसाय लेते जा रहा है। ठीक है, सूचनाओं का आर्थिक रूप से में इस्तेमाल होने के फलस्वरूप यह समाज प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों से प्रभावित है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशेगत और तकनीकीगत व्यवसायों में आधुनिक द्रुतगति से बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है,
व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संगठन, ऑप्शन नंबर बी है संरचना, ऑप्शन नंबर सी व्यवस्था और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी क्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो तथा किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई हो, क्रिया कहलाती है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई क्रिया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय सहयोग में वर्गीकृत किया है? किसने किया है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि A.W. ग्रीन ने। प्रोफेसर ग्रीन ने सहयोग के समय विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए सहयोग को 3 भागों में विभाजित किया है, जैसे कि प्राथमिक सहयोग, दूसरा है द्वितीयक सहयोग और तीसरा है तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग का विशेष संबंध प्राथमिक समूहों से है। द्वितीयक सहयोग वह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से इसलिए सहयोग करते हैं जिससे उनके अपने हितों की पूर्ति हो सके। कारखानों के मालिकों और श्रमिकों के बीच पाया जाने वाला सहयोग इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। जब सहयोग का रूप अवसरवादी होता है और इसका जो उद्देश्य है वह कुछ समय के लिए अन्य व्यक्तियों तथा समूहों से समायोजन करना होता है, तो इसे तृतीयक सहयोग कहा जाता है। जैसे विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुछ समय के लिए एक दूसरे का सहयोग देना। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैकाइवर एवं पेज ने। मैकाइवर और पेज ने सहयोग को निम्न 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, प्रत्यक्ष सहयोग में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के लिए साथ मिलकर समान कार्य करें तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे कि आम चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कुछ लोगों का मिलकर प्रचार करना। और अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान व भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे अस्पताल में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सहयोग, ऑप्शन नंबर बी आत्मसातकरण, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समझौता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संघर्ष। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह संघर्ष रूपांतरित हो जाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, ऑप्शन नंबर बी है आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, ऑप्शन नंबर सी है पूरी तरह से पृथक करने वाली और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी पूरी तरह से एकीकरण करने वाली असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है। इसमें निषेधात्मक अंतःक्रिया व सकारात्मक लक्ष्य समाहित होता है। प्रतिस्पर्धा एक विश्वव्यापी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है जो विरोधी व्यवहार द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? ऑप्शन नंबर ए रास ने, ऑप्शन नंबर बी है गिलिन ने, ऑप्शन नंबर सी पार्क व बर्गेस ने और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मैकाइवर एवं पेज ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिलिन ने। गिलिन ने सन 1905 में 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की। इनके अनुसार सामाजिक प्रक्रियाओं से हमारा तात्पर्य अंतःक्रियाओं के उस तरीकों से है जिन्हें हम जब व्यक्ति और समूह मिलते हैं और संबंधों की व्यवस्था स्थापित करते हैं तथा जब परिवर्तन जीवन के प्रचलित तरीकों को अव्यवस्थित करता है तब देख सकते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। तब ऐसे संघर्ष को क्या कहते हैं? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अव्यक्त संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष में 2 विरोधी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में ना आकर इस प्रकार का कार्य करते हैं कि एक दूसरे के हितों में बाधा पड़ती है। अनेक राज्यों में चलने वाले शीत युद्ध अप्रत्यक्ष संघर्ष के ही उदाहरण है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
आज का हमारा अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे गन्ना बनाने वाली फैक्ट्री में लोग अलग अलग कार्यों में लगे होते हैं, परंतु इसका जो सबका उद्देश्य होता है वह केवल गुड़ बनाना होता है। अप्रत्यक्ष सहयोग में यह अनिवार्य नहीं है कि समान रूप से लाभान्वित हों, अतः विकल्प ए जो है प्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सहयोग का एक तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इसमें शायद मेंशन तो है बट एक्चुअली यहाँ पे मेंशन हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। ठीक है, सहयोग के लिए समान लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। निश्चित उद्देश्य होने से समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से जुड़े जाते हैं। मजदूर एवं मालिक के खिलाफ इसलिए आसानी से इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि वह समान उद्देश्य होता है। सहयोग सामाजिक जीवन का जो है अस्थायी आधार है। सहयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया वह सामान्य सहयोग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी है वह तृतीय सहयोग कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा और लास्ट ऑप्शन नंबर डी वह अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह तृतीय सहयोग कहलाएगा। जब व्यक्ति अथवा समूह अपने हितों को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहते हैं तो उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। व्यवस्थापन इस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है जब दो समूह या राष्ट्र जो है एक दूसरे के साथ संघर्ष करते करते थक जाते हैं और बदलती हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेते हैं तो उसमें पाए जाने वाले सहयोग को तृतीयक सहयोग कहा जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विकसित करने का कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया में जो है प्रतिस्पर्धा, संघर्ष एवं प्रतिकूलन को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रकार, ऑप्शन नंबर बी है आकार, ऑप्शन नंबर सी प्रकट प्रकार और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी अंतर्निहित प्रकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकार। मर्टन प्रकार की धारणा को अधिक स्पष्ट एवं व्यक्तिपरक भावनाओं से अलग करते हुए लिखते हैं कि प्रकार वे वस्तुपरक परिणाम हैं जो किसी व्यवस्था यानी कि प्रणाली के अनुकूल एवं सामंजस्य को बनाए रखते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ऑप्शन नंबर ए है ईरान इराक युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है एक सौंदर्य प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी है मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी मोहन बागान एवं मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहन बागान में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच जो है यह एक प्रतियोगिता है, जबकि ये तीनों एक प्रतियोगिता नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, ऑप्शन नंबर बी है समाज में केवल सहयोग है, ऑप्शन नंबर सी है केवल संघर्ष है और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी समाज में ना सहयोग है और ना ही संघर्ष।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। सरल या आदिम समाज से लेकर आधुनिक या जटिल समाज तक में सहयोग और संघर्ष जो है चलता रहता है। सामाजिक संबंध सदैव सहयोगी नहीं होते हैं, असहयोगी भी होते हैं। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सहयोग और संघर्ष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है यह विस्तृत है, ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक संबंधों का जाल है, ऑप्शन नंबर सी है सदस्यता अनिवार्य है, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी सदस्यता स्वैच्छिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यह क्वेश्चन आप लोगों से जो है पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका जो है मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया था। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? इस क्वेश्चन कह रहा है हमारा समिति का लक्षण इनमें से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदस्यता जो है यह स्वैच्छिक है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समिति की निम्नलिखित विशेषताएं प्रस्तुत की है, जैसे कि व्यक्तियों का समूह, निश्चित उद्देश्य, विचारपूर्वक स्थापना, एक निश्चित संगठन, नियमों पर आधारित, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, अनौपचारिक संबंध, साध्य न होकर साधन। आगमन एवं निष्काप के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो है प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिकूलता, ऑप्शन नंबर सी संघर्ष, और लास्ट है ऑप्शन नंबर डी आत्मसातकरण। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसीडर करेंगे। फ्रेंड, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोग आज के शाम में कंडक्ट होने वाले, यानी कि जो आज शाम को कंडक्ट होगा 8 से 9:30 बजे के बीच में जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा फुल एंड जीआरसी लेक्चरर के लिए, उसको जरूर आप लोग जो है अटेम्प्ट करिए। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।